और सबको पता है कि अंग्रेज एक नंबर का लालची है। वो सब इसीलिए जाते हैं दूसरे स्थान पर ताकि उन्हें अधिक से अधिक धन मिल सके। ठीक है ना। भारत में आए थे मसाला लेके और 64 गुना के लाभ पर बेचे, खूब पैसा कमाए। जिनके पास न सेना थी न हथियारों का साथ, फिर भी लाखों लोग चल पड़े पकड़कर उनका हाथ। गांधी जी ने सिखाया हमें सच से कभी मत डरना, मुश्किलें चाहे जितनी कठिन भी हो, संघर्ष करने से पीछे मत हटना। जय हिंद। यह हमारा गांधी युग का दूसरा क्लास है। पहले वाले क्लास में हमने आपको बता दिया है कि गिलमिटिया मजदूर आंदोलन कब शुरू किया गया था और कब सफल हुआ। तो आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं लेकर के गांधी जी का नाम, क्योंकि गांधी युग चल रहा है। तो पहला जो टॉपिक है वो हमारा है बोर युद्ध। बोर युद्ध इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1899 ईस्वी में। इसमें होता क्या क्या है देखते हैं अपना विस्तार से। तो इसमें ध्यान रखना है कि अफ्रीका में दो उपनिवेश आते हैं। दो उपनिवेश आते हैं। ये दो उपनिवेश कौन कौन से हैं? अच्छा पहले देख लेते हैं कि उपनिवेश होता क्या है। तो उपनिवेश उन लोगों को कहा जाता है जो किसी देश के ऊपर अधिकार करने के दृष्टि से नहीं, बल्कि उनके शक्ति का दोहन करने के लिए, उनके धन का दोहन करने के लिए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है उपनिवेश। धन के दोहन का मतलब कि उनके धन का उपयोग करने के लिए, उनके खनिज पदार्थों का उपयोग करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें उपनिवेश कहा जाता है। लेकिन उनका यह उद्देश्य तनिक भी नहीं होता है कि हम उस पर अधिकार करने के लिए जाएं। जैसे अंग्रेज जब भारत आए थे ना, तो भारत के ऊपर अधिकार करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि भारत के धन का दोहन करने के लिए, मसालों का उपयोग करने के लिए, यहाँ से निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनका उपयोग करने के लिए आए थे। तो वो सब क्या थे? एक प्रकार के उपनिवेश थे। लेकिन भारत में जब देखते हैं कि लोग अपने बीच ही क्या करते हैं कि झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे से मिल करके नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, यहाँ तक कि राजा भी इसलिए उसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने पूरे भारत को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, भारत के ऊपर अधिकार कर लिया। तो उसी तरह अफ्रीका में दो उपनिवेश जाते हैं। ये दो उपनिवेश कौन कौन से थे? तो पहला उपनिवेश था वो था डच, और जो दूसरा उपनिवेश था वो था अंग्रेज। अब ये डच कहाँ रहते थे अफ्रीका में? तो अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट के ट्रांसवाल क्षेत्र में रहते थे। ट्रांसवाल क्षेत्र में रहते थे। और जो अंग्रेज है वो रहते थे नटाल या कैप कॉलोनी क्षेत्र में रहते थे। ठीक है ना। और इसी क्षेत्र में रहते थे महात्मा गांधी। ठीक है ना। जहां पे महात्मा गांधी रहते थे वहीं पर अंग्रेज रहते थे। और जो डच है वो अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट के ट्रांसवाल क्षेत्र में रहते थे। होता क्या है कि जहां पे डच रहते थे उस वाले क्षेत्र में, ट्रांसवाल क्षेत्र में, वहां पर सोने चांदी हीरे के खदान मिलना चालू हो जाते हैं। ठीक है ना। सोने चांदी और हीरे के खदान मिलना चालू हो जाते हैं। अब जबकि खदान मिलना चालू होते हैं तो डच क्या हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। यह बात पता चल जाती है अंग्रेजों को। और सबको पता है कि अंग्रेज एक नंबर का लालची है। वो सब इसीलिए जाते हैं दूसरे स्थान पर ताकि उन्हें अधिक से अधिक धन मिल सके। ठीक है ना। भारत में आए थे मसाला लेके और 64 गुना के लाभ पर बेचे, खूब पैसा कमाए। तो यहाँ पे जब आते हैं, उन्हें जब दिखता है कि डच जहाँ पे रहते हैं वहां पर सोने चांदी हीरे मोती खदान मिलना चालू हो गया है, तो अब इनके अंदर एक लालसा उत्पन्न होती है, एक इच्छा जागृत होती है कि अब हमें क्या करना है? डच वाले जहाँ के क्षेत्र को क्या करना है? कब्जा करना है। लेकिन अंग्रेज तो फैले हैं अफ्रीका के कई भागों पर, लेकिन जहां पर ये सब है वहां पर जनसंख्या क्या है कि कम है। तो जनसंख्या अगर बढ़ जाएगी तो जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से ये सब आराम से डच वालों को हरा सकते हैं। अब यहाँ पर कौन है? तो महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी विचार करते हैं कि अगर ऐसा हो सके कि हम अपने लोगों को कह दे कि जाकर के अंग्रेजों में शामिल हो जाए, और जब अंग्रेज में शामिल हो जाएंगे तो अंग्रेजों की जनसंख्या बढ़ जाएगी उनकी सेना की।
और वह सभी मिल करके क्या करेंगे कि डच वालों को हरा देंगे और वहां अपना क्षेत्र कब्जा कर लेंगे, जिससे अंग्रेज खुश हो जाएंगे और जितने भी लोग हैं उन्हें क्या करेंगे, स्वतंत्र कर देंगे, उनकी सहायता भी करेंगे। तो ये सोच करके महात्मा गांधी ने क्या किया कि महात्मा गांधी ने 1100 लोगों का एक समूह बनाया, 1100 लोगों का समूह बनाया जिसे एम्बुलेंस कोर कहा गया। एम्बुलेंस कोर कहा गया और इस एम्बुलेंस कोर में से 39 ऐसे व्यक्तियों को चुना गया जो मुखिया बनने के योग्य हो, जो मुखिया बनने के योग्य हो, जो 1100 लोगों का नेतृत्व कर सके। तो इसमें से निकाला गया और इन्हें इनका नेतृत्व करने के लिए दे दिया गया ताकि ये सब इनका नेतृत्व करे और अंग्रेजों की सेना के साथ जाकर के मिला दे। ऐसा ही होता है, अंग्रेज के साथ सभी लोग जाकर मिल जाते हैं, अंग्रेज डच के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, डच वालों को हरा देते हैं और उनके ट्रांसवाल क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं और सभी चीज अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब जब अंग्रेज जीत जाते हैं, जब अंग्रेज जीत जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, अंग्रेज बोर पदक बांटते हैं। बोर पदक, जैसे कोई व्यक्ति किसी खेल में अगर जीत जाता है तो उसे मेडल दिया जाता है ना, उसी प्रकार जब ये सब जीत जाते हैं तो सभी लोग क्या देते हैं, बोर पदक देते हैं। तो ये सभी बातें थी बोर युद्ध में। अब जब इतना काम हो जाता है कि महात्मा गांधी देखते हैं कि अब तो अंग्रेज जीत गए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बात ध्यान देने वाली है कि अंग्रेज यहाँ पर इसीलिए जीते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या कम थी और हमने जनसंख्या को क्या करा है, बढ़ाया है। अब थोड़ा सा देखिए भारत के अंदर क्या है कि भारत में दो प्रकार की शक्तियां इसमें मौजूद हैं। दो प्रकार की शक्ति मौजूद है। कौन कौन शक्ति है? एक तो जनशक्ति है, जनशक्ति है, दूसरा है धन शक्ति, दूसरा है धन शक्ति। जिनके पास जनसंख्या ज्यादा, उसके पास जनशक्ति, वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मरवा सकता है, किसी को भी किडनैप करवा सकता है, ठीक है ना, उनके पास जनशक्ति है तो वो उनके ऊपर इस प्रकार का काम करके उन्हें उनके ऊपर अधिकार कर सकते हैं, जनशक्ति एक प्रकार से। लेकिन जिनके पास अगर जनशक्ति नहीं है, उनके पास एक ही रास्ता है कि उनके पास धन शक्ति होनी, क्योंकि वर्तमान समय में क्या है ना, पैसा, कुछ भी हो पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो हो सकता है कि आप जनशक्ति को भी हराने में सफल हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि आजकल क्या बोलता है, तो पैसा बोलता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो धन शक्ति है। यहाँ पर हम युवाओं के लिए क्या है, संदेश है। तो हम युवाओं के लिए यह संदेश है कि हमारे पास जनशक्ति तो है नहीं और हमारे पास धन शक्ति भी नहीं है, तो हम क्या करें। अब जनशक्ति के लिए कितने लोगों को इकट्ठा करा जाएगा? अगर हम समूह बनाते हैं ना तो उसमें से कुछ न कुछ विरोधी निकल ही जाएंगे, क्योंकि अपने ही लोग अपने स्थिति को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे कि घर का बेदी लंका ढा, उसी प्रकार से हो सकता है कि जनशक्ति खराब। लेकिन अगर धन शक्ति हो ना तो जो विरोधी है उसे भी अपने पक्ष में करा जा सकता है। तो हम यह मान चल रहे कि जितने लोग तैयारी अगर कर रहे हैं कम फीस वाले, तो जब कम फीस में कर रहे हैं यानी कि उनके पास धन शक्ति है नहीं, तो अगर वो मेहनत करके, अगर खूब मेहनत करे और मेहनत करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि मतलब हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, तो वो कई रास्ते अपना सकते हैं। जैसे में अगर वो सोचे कि हम एक बड़ी कंपनी अगर हम बना लेते हैं ना, तो कंपनी बनाने के लिए चाहिए क्या, पैसा आएगा कहाँ से, तो हम लेंगे लोन। अगर लोन ले लिए तो हो सकता है कंपनी चली तो अच्छी बात है, और अगर नहीं चली तो फिर जहां से लोन लिया गया है वो सब आएंगे, परेशान करेंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो हम लोन लेकर के एक कंपनी बनाने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वहां पे धन शक्ति थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। और अगर हम लोन ले भी लिए तो हमें जहां से लोन शुरुआत होगा तो उसके बीच में कई अधिकारी ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते लास्ट में आपके पास बहुत मिनिमम पैसा आएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करके एक अधिकारी बन जाता है, तो वो आराम से धन संचय कर सकता है। सबको पता है कि धन कैसे इकट्ठा करा जाएगा अधिकारी बनने के बाद, ठीक है ना। तो हम युवाओं के लिए यही चीज है कि हम लोग मेहनत करें एकदम बढ़िया से, ताकि इस मेहनत करने के द्वारा कोई न कोई एक पद ग्रहण करे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास कौन सी शक्ति आ सकती है, धन शक्ति आ सकती है,
और जब धन शक्ति आ जाएगी तो हम किसी चीज को भी आराम से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जनशक्ति, धन आने के बाद तो जन भी इकट्ठा होने लगते, पता नहीं कहाँ कहाँ से आने लगते हैं लोग। तो यहाँ पे जो अंग्रेजों को जिताया गया वो किसके द्वारा, तो जनशक्ति के द्वारा जिताया गया। जब अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं, विजयी हो जाते हैं, तो महात्मा गांधी को ऐसा महसूस होता है कि अब जब अंग्रेज जीत गए हैं तो वो सभी लोग साथ देंगे। और यह सब सोचने के बाद 1901 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत वापस आ जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी के भारत वापस आते ही अफ्रीका में एक घटना घटित होती है। घटना क्या होता है कि अफ्रीका के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें क्या करना है, तो उन्हें पंजीकरण करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाना है। किस विभाग से, तो एशियाटिक विभाग से। एशियाटिक विभाग से पंजीकरण करवाना है। पंजीकरण क्यों करवाना है, क्योंकि जब हमें वोट देना होता है ना, तो वोट देने से पहले हमारे पास एक निर्वाचन कार्ड होना चाहिए। उसी प्रकार इनके पास भी मताधिकार करने के लिए पहले पंजीकरण करवाएंगे, तो फिर कुछ बनवाएंगे। तो उसके लिए पंजीकरण करवाना है, रजिस्ट्रेशन पहले करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे, तो अनुमति लेनी पड़ेगी अंग्रेजों से। अनुमति, जब तक अंग्रेज अनुमति नहीं देंगे आप पंजीकरण नहीं करवा सकते एशियाटिक विभाग से। और अंग्रेज यही करते थे कि अनुमति नहीं देते थे, जिससे लोग परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो यह बात महात्मा गांधी तक पहुंची, तो महात्मा गांधी दोबारा से 1902 ईस्वी में आ जाते हैं। कहां पर, अफ्रीका आ जाते हैं। 1902 में अफ्रीका आ जाते हैं दोबारा से। आने के बाद ये क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे लोगों को समूह इकट्ठा करना चालू करते हैं, और ऐसे करते करते इनको 2 साल लग जाता है। और उसके बाद ये करते क्या है कि 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी और जनसंख्या इकट्ठा करने के लिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। और इस आश्रम की स्थापना से बहुत से लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़ जाते हैं। और जब महात्मा गांधी देखते हैं कि बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तो 1907 ईस्वी में महात्मा गांधी करते क्या है कि एशियाटिक विधेयक पारित कर देते हैं। एशियाटिक विधेयक पारित कर देते हैं। अब अंग्रेजों को लगा कि अगर यह विधेयक पारित हो चुका है तो जनसंख्या और बढ़ेगी, और उसके बाद लास्ट में जैसे कि जनसंख्या बढ़ने से हम डच वालों को हरा दी, उसी तरह इनकी जनसंख्या बढ़ने से ये हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए महात्मा गांधी को 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। 1908 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला गिरफ्तारी है ना। अपने जीवन में, पूरे जीवन में महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए हैं 1908 ईस्वी में अफ्रीका के अंदर। गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद छोड़ भी जाते हैं। और छोड़ने के बाद महात्मा गांधी करते क्या है कि 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी एक पुस्तक लिखते हैं। जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखते हैं। याद रखना है, हिंद स्वराज किसने लिखा है, महात्मा गांधी लिखा है। हिंद स्वराज, या तो फिर कभी कभी कर देता है इंडियन होम रूल। तो दोनों में से कोई भी पूछे, महात्मा गांधी को टिक लगा देना है। और सुनो, अगर भारत में जितने भी युवा हैं, अगर उन्हें अपना बात मनवाना है, अपने अधिकार को प्राप्त करना है, तो एक ही रास्ता है, पढ़ाई, और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर किसी को लग रहा है कि जनशक्ति के द्वारा भी कुछ हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि इसमें अगर हम प्रोटेस्ट देखें तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, जनसंख्या बहुत थी, टाइम लगा लेकिन सफल हुआ। उसके बाद झारखंड में चल रहा है, जनसंख्या बहुत है,
टाइम लगेगा लेकिन होगा सफल जरूर। और इसको सफल करने के लिए सभी लोगों को क्या होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उग्र काम करेंगे, जाकर मार पिटाई करेंगे, तो मार पिटाई करने से तो आंदोलन असफल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने किताब की ताकत दिखाई। जब हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अंग्रेज सभी लोग क्या हो गए, पूरी तरह से हैरान हो गए, और उनको अगर ऐसा लगा कि अगर यह पुस्तक अफ्रीका के अंदर फैल जाएगी तो सभी लोग इसे पढ़ने के बाद जागरूक हो जाएंगे और बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे, जिससे हम लोग को क्या होगा, आगे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके वजह से वे सभी क्या करते हैं कि इस पुस्तक को ही बैन कर देते हैं, इस पुस्तक को बैन कर देते हैं, इस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, इसे पूरे फैलने नहीं देते अफ्रीका के अंदर। ये बैन हटता कब है, ये बैन हटता है 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी समझा रहा है कि एक किताब कितनी ताकतवर होती है, तो उसे बैन कर दिया जाता है 1938 ईस्वी में। इसमें इसके बीच बहुत कुछ होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी एक काम करते हैं, 1910 ईस्वी में ही महात्मा गांधी करते क्या है कि लियो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं और इसके स्थापना करने के बाद सभी लोगों को बताते हैं, कहते हैं कि अब हमने आपके लिए बहुत कुछ करा, अब जो बच गया है वो सभी आप लोगों को करना है। और यह सब कहने के बाद अंततः पूरे स्थायी रूप से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं पूरे स्थायी रूप से अब दोबारा अफ्रीका नहीं जाना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। जबकि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आ गए, जाना नहीं है, तो 4 लाइनें अफ्रीका वालों के लिए, जिनके पास न सेना थी न हथियारों का साथ, फिर भी लाखों लोग चल पड़े पकड़कर उनका हाथ। गांधी जी ने सिखाया हमें सच से कभी मत डरना, मुश्किलें चाहे जितनी कठिन भी हो, संघर्ष करने से पीछे मत हटना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।